हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का 9th चैप्टर जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। इसी का हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए हैं, यानी कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से जो है आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है ये चैप्टर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग मुगल सल्तनत के जितने भी शासक हैं और उनका जो भी कहानी है, उनका जो भी लिखा हुआ किताब है, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल के वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोग जो है एक एक राजा के बारे में देखे थे। जैसे सबसे पहला राजा जो कि मुगल सल्तनत का स्थापना किया था, जिसका नाम है बाबर, उनके बारे में पढ़े। फिर उनके बाद हम लोगों ने जो है नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने जो है जलालुद्दीन अकबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोगों ने जाना। तो पार्ट 1 को आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अकबरनामा, बादशाहनामा, ये दोनों किताब के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शासक और इतिवृत्त जो है चैप्टर का नाम है। और जैसे आप सबको पता है शासक के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इतिवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपको इतिवृत्त की रचना के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए थे कि जब भी इतिवृत्त की रचना की जाती थी तो उस वक्त में ज्यादातर दरबार को देखा जाता था, यानी कि ध्यान में रखा जाता था। कोई भी अगर युद्ध हो तो उनको ध्यान में रखा जाता था, और जो भी उस वक्त का जो भी कानून था, जो भी नियम था, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी इतिवृत्त की यानी कि कोई भी चीज का इतिहास को लिखा जाता था, ठीक है। शासक का जो भी परिवार था, जो भी राजा था, उनका परिवार के बारे में, उस समय जितने भी युद्ध हुए थे उनके बारे में, उस वक्त का जो भी दरबार था, केंद्र बिंदु दरबार, उनके बारे में, ये सभी क्या है, मुख्य केंद्र बिंदु है। और इन्हीं को देख करके जो है इतिहास की रचना उस वक्त में होती थी। फिर हमने आपको पांडुलिपि के बारे में बताया था। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो, अगर हाथ से लिखे तो उसी को पांडुलिपि बोलते हैं। यानी कि अगर हाथ से लिखा हुआ हो, चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा या अनेक व्यक्ति के द्वारा, इसी को हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। और पांडुलिपि के बारे में भी हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है मुगल जो है वो अपने पिता की तरफ से, यानी कि पिता के वंशज से, तैमूरी वंशज से आते हैं, और माता की तरफ से आते हैं मंगोल की तरफ से, ठीक है। तो पिता की तरफ से वो तैमूरी वंशज से आते थे, और तैमूरी वंशज से आने के साथ साथ वो तुर्की भाषा को भी जानते थे। लेकिन कैसे वो तुर्की से फारसी की ओर जो है कन्वर्ट हो जाता है, बदलाव हो जाता है उनका, क्योंकि पहले वो तुर्की भाषा बोलते थे लेकिन अब वो फारसी की ओर आ गया। और फिर फारसी और इंडिया में आकर के हिंदी बोलने लगा, और फारसी हिंदी मिलकर के बन गया उर्दू भाषा। तो हम जो है आपको ये भी बता चुके थे, ठीक है। तो पार्ट 1 को जाके देख लीजिएगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। आज जो है हम लोग अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ेंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक वीडियो को अगर शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी क्लास में जुड़ जाए और हम लोगों के साथ क्लास करें, ठीक है। चलिए, अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा जो इसके रचनाकार का नाम अबुल फजल है, आप लोग तो जानते ही हैं। बादशाहनामा के बारे में आज हम लोग जान लेंगे, ठीक है। देखिए, बादशाहनामा और अकबरनामा जो है वो महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में से एक है। अच्छा, चित्रित मुगल इतिहासों इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अकबरनामा और बादशाहनामा जो किताब है ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चित्र के द्वारा ज्यादातर समझाया गया है। अकबरनामा किताब हो गया और बादशाहनामा किताब हो गया, यहाँ पर ज्यादातर चित्र के द्वारा चीजों को समझाया गया है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रित मुगल इतिहासों में से एक है, ठीक है। ये दोनों औसतन 150 से भी अधिक पृष्ठ में लिखे गए, यानी कि ये दोनों जो किताब है वो लगभग 150 से ज्यादा पेज में लिखा गया है, जिसमें घेराबंदी, लड़ाई, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र है, ठीक है। वहां पर घेराबंदी हो गया, लड़ाई वगैरह हो गया, शिकार हो गया, कोई भी घर वगैरह बनाया गया है, और कोई भी दरबारी का दृश्य है, इन सभी का चित्र जो है इन दोनों किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अकबरनामा जो है वो अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। अकबरनामा जो है वो अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है, और बादशाहनामा जो है वो शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताता है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अकबरनामा जो है वो अकबर के शासन के काल में, और जो बादशाहनामा है, क्योंकि शाहजहां मतलब बादशाह, शाह आपको याद रखना है। अकबरनामा से तो आपको डायरेक्ट याद हो जाता है कि अकबरनामा अकबर के शासनकाल, लेकिन बादशाहनामा से कैसे याद रखना, तो शाहनामा, तो शाहनामा जो है वो शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताता है, ठीक है। आप दोनों का किताब को देख सकते हैं। देखिए चित्र, देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है बादशाहनामा और अकबरनामा का, अकबरनामा और बादशाहनामा का, आप दोनों एक अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आपको 8वां जो चैप्टर था वहां पर भी थोड़ा बहुत अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे कि अकबरनामा को जो है 3 भाग में बताया गया है।
पहला जो खंड है, पहला जो भाग है वो अकबर के राजा बनने से पहले की कहानी को बताता है। जो दूसरा भाग है वो बताता है अकबर जितना भी युद्ध किया है। और तीसरा जो भाग है उसी का नाम है आईने अकबरी, और जो कि महत्वपूर्ण है और जो कि पूरे कानून व्यवस्था को बताता है, खास करके अकबर के शासनकाल का। हमने आपको बहुत अच्छे से 8वां चैप्टर में पढ़ाया था। अगर नहीं देखे हैं तो 8वां चैप्टर को भी इतिहास का देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अकबरनामा के बारे में अगर, तो अकबरनामा का जो मतलब होता है वो है अकबर की कहानी। जैसे बाबरनामा का मतलब बाबर की कहानी, जहांगीरनामा का मतलब जहांगीर की कहानी। अगर आपका नाम है तो उसमें नामा अगर लगा देंगे तो आपको उनकी कहानी का उसका मतलब हो जाएगा उनकी कहानी, ठीक है। तो अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। अबुल फजल ने इनकी रचना किया था, आप सबको पता ही, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। अबुल फजल ने 1589 में अकबरनामा को लिखना शुरू किया और 13 सालों तक इस पर काम किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस पर जो है शुरू यानी कि लिखना शुरू कब किया था, 1589 में, और 13 सालों तक लगातार अकबरनामा पर जो है अबुल फजल काम किए थे, ठीक है। अकबरनामा के 3 खंड है, हम आपको पहले बता चुके हैं। जो लास्ट वाला खंड है उसी का नाम है आइन ए अकबरी, जिसको हम लोग आइन भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी अगर बोल दे आइन या फिर बोल दे आइन ए अकबरी, ये दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। आइन का मतलब होता है संविधान और आईन अकबरी यानी कि अकबर का संविधान, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में यानी कि 3 खंडों में रचा गया है वो निम्न है। पहला जिल्द में अभी हमने आपको बताया कि राजा बनने की पहले की कहानी को बताई गई है। पहले जिल्द में आदम से लेकर के अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तक का मानव जाति का ऐतिहासिक ब्यौरा है। आदम से लेकर के मतलब हो गया कि जैसे आप इस्लाम के अनुसार अगर मानेंगे, इस्लाम धर्म के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है हजरत आदम, है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम से लेकर के अकबर के बीच की जो भी कहानियां खगोलीय कालचक्र है उन्हीं के बारे में पहला जिल्द में दी गई है। जो दूसरा जिल्द है वहां पर अकबर के शासनकाल में जितनी भी घटना हुई है और जितने भी युद्ध हुए हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। जितना भी युद्ध मैंने अभी आपको बताया। तो दूसरी जिल्द जो है वो अकबर के 46वें शासन वर्ष अर्थात 1601 में जो है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर जो तीसरा जिल्द है वो आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश तथा साम्राज्य के एक राजपत्र यानी कि गैजेट की सूरत में संकलित किया गया था, ठीक है। यानी कि जो तीसरा जिल्द है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम आईने अकबरी रखा गया है। और यहाँ पर शाही नियम कानून के सारांश वगैरह, उनके बाद राजपत्र, कोई गैजेट वगैरह उस वक्त का, इन सभी चीजों के बारे में जो है तीसरा जिल्द में दी गई है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आपको आंसर ऐसे ही देना है कि पहला जिल्द जो है वो अकबर के राजा बनने की पहले की कहानी, दूसरा जिल्द में अकबर जितने भी युद्ध किए, तीसरा जिल्द में उनके जो भी शाही नियम, जो भी कानून है, किसान वगैरह के बारे में, स्थिति वगैरह, सारा चीज, जमींदार वगैरह सब कुछ जो है वो लगभग आईने अकबरी में ही दी गई है, यानी कि तीसरा जिल्द में ही दी गई है, ठीक है। इस पुस्तक को हम लोग आईने अकबरी भी कहते हैं, यानी कि जो तीसरा जिल्द है इसको हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचनाकार एक ही व्यक्ति है, वो है अबुल फजल। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई अकबरनामा के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं आईने अकबरी। इसमें मुगल साम्राज्यों को इसमें मुगल साम्राज्यों को हिंदुओं, बौद्धों, जैनों तथा मुसलमानों की अलग अलग आबादी वाले और एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में दिखाया गया है। यानी कि आईने अकबरी जो किताब है यहाँ पर हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को तथा मुसलमानों को अलग अलग आबादी वाले, एक मिश्रित सांस्कृतिक वाले, यानी कि ये आबादी भी, इनकी जनसंख्या भी अलग अलग है, पॉपुलेशन भी अलग अलग है और उनकी जाति परंपरा सारा से अलग है, लेकिन फिर भी मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में इन्हें दिखाया गया है, यानी कि इन्हें एक दिखाया गया है आईने अकबरी किताब में। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक की रचना की है। आईने अकबरी दरबार राजस्व के स्रोत, यानी कि दरबार के बारे में, राजस्व का जो भी टैक्स वगैरह लिया जाता था, अकबर का साम्राज्य का प्रांत का भूगोल, यानी कि उनका जो साम्राज्य वो कहाँ तक फैला हुआ था, उनका जो प्रशासन है, उसका जो सेना संगठन है, उनके लोगों का उस वक्त में धार्मिक रीति रिवाज, साहित्यिक, सांस्कृतिक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती है। तो आईने अकबरी किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करती है वो आप देख लीजिए। अगर पूछ दे तो आपको आंसर ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अबुल फजल के बारे में, ठीक है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण जो है वो मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अबुल फजल की कहानी को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, प्लीज आप लोग इधर उधर का कमेंट मत कीजिए। और ये अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस और फिर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कोर्स में जाना है, ऐप में कोर्स में जाना है, वहां पर हिस्ट्री का कोर्स आपको मिलेगा। बस हिस्ट्री का कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ, क्विज, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग जरूर ले लीजिएगा अगर ये नहीं है लिए है तो, ठीक है। चलिए फटाफट मेरी साथ आप लोग बने रहेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे हम लोग। फिर एक समय के बाद क्लास को भी एंड करेंगे, तो प्लीज आप लोग इधर उधर का कमेंट ना करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए।
इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा अगर, तो आप 100% कुछ ना कुछ वहां पर जरूर लिख दोगे। और आप सबको पता ही है, अगर आप लिखना जब शुरू कर दिए ना तो फिर आप लिखते चले जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए। तो अबुल फजल जो है वो क्या है, तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। इनका पालन पोषण मुगल राजधानी कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका पालन पोषण आगरा में हुआ था। वह जो है यूनानी, दर्शन, अरबी, फारसी तथा सूफीवाद के ज्ञाता थे, यानी कि यूनानी भाषा को भी जानते थे, दर्शन को भी, अरबी फारसी जो भाषा थे उनको भी, सूफीवाद, इन सभी चीजों की जानकारी जो है अबुल फजल को थी। अबुल फजल एक प्रभावशाली तथा स्वतंत्र चिंतक थे जो हमेशा विवाद में बने रहते थे। समझ रहे हैं, एक मतलब कि प्रभावशाली भी था और एक स्वतंत्र चिंतक, यानी कि एकदम बिल्कुल आजाद, और हमेशा ही विवाद में रहते थे। इन्होंने लगातार दकियानुस, मतलब दकियानुसी का मतलब होता है पुरानी सोच, उलमा के विचारों का विरोध किया। यानी कि पुरानी सोच का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई कोई उलमा, जैसे आप लोग पार्ट 1 में देखा था कि चित्र जब बनाने के लिए लगा मुगल सल्तनत, तो मुगल में तो यानी कि शाहजहां वगैरह जब चित्र बनाने लगा तो जो उलमा थे वो क्या करने लगा, विरोध करने लगा। अच्छा, उलमा का मतलब क्या होता है, जैसे इस्लाम में उलमा बोला जाता है, कोई कोई मौलवी, उलमा, मौलाना ऐसे बोला जाता है, वैसे जैसे हिंदू धर्म में पंडित जी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको उलमा का मतलब सिंपली समझना है कि पंडित जी। ठीक है, तो उलमा जो है वो क्या करता है, कोई ना कोई चीज का फतवा जारी करता है, कोई ना कोई बयान देता है। तो अबुल फजल जो चित्र वगैरह बनाते थे, तो इसमें क्योंकि आपको पता है इस्लाम में क्या है कि फोटो वगैरह लेना जो है वो मना है, खास करके चित्र बनाना। जैसे कोई घर में अगर फोटो लटका देता है तो ये क्या है, मना है इस्लाम में। ठीक है, तो ये चीज हमेशा उलमा जो है इसका मतलब कि एक तरीके से समझिए कि ये दोनों के बीच हमेशा इसी बात का विवाद रहता था। अबुल फजल चाहता था कि ये है होना चाहिए, और उलमा लोग कहते नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और इसी बीच इसी को लेकर के हमेशा विरोध में लगा हुआ रहता था दोनों एक दूसरे का, और अबुल फजल इनको अच्छा नहीं मानता था। ठीक है, तो अब इन्होंने लगातार दकियानुसी यानी कि पुरानी सोच, उलमा के विचारों का विरोध किया। दकियानुसी का मतलब होता है पुरानी सोच। ये सभी गुणों के कारण अकबर ने अबुल फजल को अपना सलाहकार तथा नीतियों के प्रवक्ता के रूप में चयन किया। और अबुल फजल के अंदर ये सारी गुणों को देख करके जो अकबर थे वो अबुल फजल को अपना सलाहकार भी और नीतियों के प्रवक्ता के रूप में भी उनका चयन किया। आगे चलकर राजकुमार सलीम यानी कि मुगल शासक जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का नाम क्या है, मतलब कि क्या था, राजकुमार सलीम था। ठीक है, तो आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर द्वारा रचा गया जो षड्यंत्र है वो अबुल फजल शिकार हो गया तथा सलीम के सहअपराधी यानी कि सहकारी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अकबर जो है इनको सलाहकार बनाए थे, लेकिन बाद में जो जहांगीर है वो एक षड्यंत्र रचा और फिर अबुल फजल को मार दिया। ठीक है, इनके द्वारा मरवाया गया, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। चलिए, अब हम लोग अबुल फजल के बारे में थोड़ा बहुत देख लिए, और थोड़ा बहुत आपको आईने अकबरी के बारे में, थोड़ा बहुत आपको अकबरनामा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिए। अब हम लोग चलते हैं बादशाहनामा के बारे में। बादशाहनामा का मतलब क्या हो गया, बादशाह, बाद को हटा दीजिए, बस शाहनामा। शाहनामा मतलब शाहजहां के बारे में जो कहानी है, यानी कि शाहजहां की जो कहानी है उसी को हम लोग बादशाहनामा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बादशाह जैसे अकबरनामा का लेखक का नाम है अबुल फजल, वैसे ही बादशाहनामा के लेखक का नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए पहले अकबर आया था कि शाहजहां, तो पहले अकबर आया था, तो अकबर का जो ये है लेखक है वो है अबुल फजल, अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। तो वैसे ही बादशाहनामा का जो लेखक है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी है वो अबुल फजल के शिष्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अबुल फजल वो किसके, अकबर के जमाने में था, और अब्दुल हमीद लाहौरी वो जो है शाहजहां के जमाने में था। शाहजहां जो कि बहुत ही छोटा है अकबर से। ठीक है, अकबर तो बहुत पहले आ गया था और शाहजहां तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, चलिए, तो बादशाहनामा जो है उसके लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, जो अबुल फजल के क्या थे, शिष्य थे, यानी कि स्टूडेंट थे, शिष्य मतलब विद्यार्थी थे। ठीक है, शाहजहां बादशाह ने अब्दुल हमीद को अकबरनामा के जैसा ही अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, शाहजहां बादशाह जो है वो अब्दुल हमीद को कहा कि अकबरनामा के जैसा ही मेरे भी शासन के बारे में लिखो, इतिहास लिखो। ठीक है, यह पुस्तक शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताता है, और बादशाहनामा जो है वो शाहजहां का शासनकाल के बारे में बताता है। अगर बादशाहनामा के बारे में आपको पूछ दिया जाए तो ये सारी पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला इसके लेखक का नाम अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के शिष्य थे। शाहजहां जो है बादशाह अब्दुल हमीद को अकबरनामा के जैसा ही लिखने के लिए जो है इनको नियुक्त किया था, बहाली किया था। यह पुस्तक शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताता है। ये भी 3 भागों में बटा हुआ, 3 खंड में बटा हुआ, 3 जिल्दे में बटा गया है। ठीक है, और प्रत्येक जिल्द में 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देता है। कहने का मतलब क्या है कि बादशाहनामा को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग जो है एक भाग जो है 10 वर्षों का ब्यौरा देता है। जैसे लाहौरी ने बादशाह के शासनकाल के पहले 2 दशक के बारे में पहला और दूसरा जिल्द लिखा। ठीक है,
पहले 2 दशक के बारे में, क्योंकि एक जो दशक है, एक यानी कि टोटल 3 जिल्द में 3 भाग में बटा गया है। एक भाग 10 वर्ष के बारे में बताता है, दूसरा भाग 10 वर्ष के बारे में, तीसरा भाग 10 वर्ष के बारे में। ठीक है, तो लाहौरी बादशाह के शासनकाल के पहले 2 दशक के बारे में पहला और दूसरा जिल्द लिखा। फिर बाद में इन दोनों जिल्दों में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने कुछ सुधार किया। ठीक है, तो लाहौरी जो अब्दुल हमीद लाहौरी जो लिखा था पहला और 2, फिर शाहजहां के जो वजीर थे जिनका नाम था सादुल्लाह, फिर वो जो है इन पर कुछ सुधार भी किए। बुढ़ापे के कारण लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख पाए। ठीक है, बुढ़ापे के कारण जो लाहौरी है अब्दुल हमीद लाहौरी, वो तीसरे दशक के बारे में ना लिख पाया। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले बादशाहनामा का भी टोटल 3 जिल्द है। प्रत्येक जिल्द जो है वो 10 वर्ष के बारे में लिखा गया है, 10 वर्ष का ब्यौरा देता है। तो पहला और दूसरा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी तो लिखा, उन पर कुछ ना कुछ सुधार भी किया गया सादुल्लाह के द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर तीसरा लाहौरी वो नहीं लिख पाया, उनकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया। तभी से यह विंडसर कौशल के अंग्रेजी शाही संग्रह में सुरक्षित है। ठीक है, तो अवध के जो नवाब थे उन्होंने 1799 में जो है जॉर्ज तृतीय जिनका नाम है, उन्हीं को बादशाहनामा जो है वो गिफ्ट में दिया था, और ये अभी भी विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रह में क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, आगे 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र जो है वो नई दिल्ली, लंदन तथा वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1997 में जो है पहली बार बादशाहनामा का जो चित्र है वो नई दिल्ली में, लंदन में और वाशिंगटन में जो प्रदर्शन नहीं था, यानी कि जो दिखाता था, जैसे मान लेते कोई टीवी वगैरह दिखाता होगा, तो वहां पे जो है इनको दिखाया गया 1997 में पहली बार। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, अनुवाद तथा प्रकाशन का जिम्मेवारी लिया। कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, लेकिन बादशाहनामा के कुछ अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अकबरनामा का जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में किसने किया था, हेनरी बेवरीज ने किया था। ये प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हेनरी बेवरीज के द्वारा जो है अकबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ था। ठीक है, बादशाहनामा के कुछ अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो पाया है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं आदर्श राज्य के बारे में। आदर्श से ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज्यादा आदर्श होगा, आदर्श राज्य होगा, है ना, यानी कि वहां पर देवी देवताओं का बात होगा। देखिए, एक देवीय प्रकाश दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का उदाहरण देते हुए यह दिखाया है कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त थी। कहने का मतलब है एक देवीय प्रकाश दरबारी है जो कि ये बताता है कि मुगल जो राजा थे उनको सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त थी। समझ रहे हैं, अलग ही कहता है कि भाई इनको जो है ऊपर का कोई ना कोई अंदरूनी शक्ति इनको मिला हुआ है, ऐसा कहता था। उनके द्वारा लिखा गया है एक दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलान कुआं की कहानी है। ठीक है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया एक दंत कथा है जिसका नाम है एक मंगोल रानी अलान कुआं की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाले संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। कहने का मतलब है एक ऐसा दैवीय प्रकाश दरबारी है, एक ऐसा दरबारी था जो कि ये कहता था कि जो भी मुगल राजा है उनको डायरेक्ट ऊपर से जो है शक्ति मिला हुआ है, और वो इस चीज को समझाता भी था। कैसे समझाता था, वो कहता था कि एक ऐसा लड़की थी, एक ऐसा औरत थी जो कि सूर्य की ओर देखी और वो गर्भवती हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई सिर्फ सूर्य की ओर देखने से। और फिर उनको एक ऐसा प्रकाश मिला, ऐसा दैवीय प्रकाश मिला जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पर चलते रहा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ, फिर दूसरा, जैसे बाबर से हुआ हुमायूं में, हुमायूं से अकबर में, ऐसा चलता रहा। ये किसका कहना है, एक इतिहासकार का कहना है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभा मंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ठीक है, चलिए, मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके कारण जो है मतलब कि मुगल सल्तनत जो है वो खत्म हो गया। क्योंकि अब मान लेते हैं एक राजा है, उनको 4 बेटा है, तो अगर नियम नहीं रहेगा कि कौन सा बेटा बनेगा तो फिर वहां तो जाहिर सी बात है लड़ाई मार होगी। और मुगल सल्तनत में ऐसा कोई भी नियम नहीं था। अगर कोई नियम होता तो हो सकता था कि वो ऐसा नहीं हो पाता, अंग्रेज उनको कभी हरा नहीं पाता, लेकिन उनके पास कोई नियम था ही नहीं। जब उनके पास कोई नियम नहीं था तो लड़ाई होता था। अब एक बाप को 4 बेटा है, 4 बेटा उनका सिंहासन लेने के लिए लड़ाई कर रहा है, और उसमें तो जाहिर सी बात है मारकाट होगा ही।
तो मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। अकबर के शासन के अंतिम भाग में शहजाद सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पर, छोटा छोटा पॉइंट। अब आगे हम लोग देखते हैं सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। सुलह यानी कि उन दोनों के बीच सुलह हो गया। तो सुलह का मतलब क्या होता है? एकीकरण का एक स्रोत, है ना। सुलह का मतलब होता है एकीकरण का एक स्रोत। इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अबुल फजल जो है वह सुलह कुल यानी कि पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। अच्छा, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा ना, सुलह हो गया उन दोनों के बीच, दो देश के बीच युद्ध चल रहा था और दोनों देशों के बीच सुलह हो गया। मतलब एक प्रकार का एकीकरण का स्रोत हो गया, यानी कि दोनों के बीच मेल मिलाप हो गया। दोनों के बीच क्या हो गया? मेल मिलाप। अब जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। तो सुलह कुल जो है वो एक प्रकार का एकीकरण का स्रोत है, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों को एक करने का एक नीति है, एक स्रोत है। ठीक है, तो अब देखिए, अबुल फजल जो है वो सुलह कुल यानी कि पूर्ण शांति, जिसका मतलब हमको लोग समझ सकते हैं, पूर्ण शांति के आदर्श को जो है ये प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। इसमें सभी धर्म तथा मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सुलह कुल का मतलब सिंपली यही हो गया कि इनको जो है स्वतंत्रता थी, लेकिन ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे कि राज्य को सत्ता को क्षति पहुंचे। तो ये इसका शर्त था कि वो क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। यही है सुलह कुल का मतलब, यानी कि यही है एकीकरण का एक स्रोत। ठीक है, मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, जिसमें तुरानी, अफगानी, ईरानी, राजपूत, दक्कनी सभी शामिल थे। ठीक है, देखिए समझिए पॉइंट को, उसके बाद आपको यहाँ पर आगे देखेंगे। देखिए, मुगलों के जो भी अधीन अभिजात वर्ग थे, यानी कि मुगलों के अंदर जो भी वर्ग आते थे, जैसे कि तुरानी हो गया, अफगानी हो गया, ईरानी हो गया, राजपूत हो गया, तो ये देश सभी देश जो है शामिल थे। अकबर ने 1563 को तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर जो है वो किसने समाप्त किया, तो वो अकबर ने किया था। कब किया था? 1563 में। और जो जजिया कर है वो किसने समाप्त किया, तो वो भी अकबर ने समाप्त किया। कब किया? 1564 में। तो अकबर ने 1563 को तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों जो है एक धार्मिक पक्षपात पर आधारित था। कहने का मतलब कि ये हिंदुओं से लिया जाता था, मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, कम लिया जाता था, ज्यादा लिया जाता था किसी और धर्म से, तो ये पक्षपात था, इसलिए अकबर ने इनको समाप्त कर दिया। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश भी दिया गया। ठीक है, यानी कि जो भी सुलह कुल का नियम है उनको अनुपालन करें, ऐसा नियम भी बनाया गया। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान दिए। युद्ध के दौरान नष्ट मंदिरों की मरम्मत करवाई गई, यानी कि जो भी मंदिर वगैरह टूट गई थी तो इनका भी मरम्मत किया गया, यानी कि उनको ठीक किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया। और औरंगजेब जब आया तो फिर से इन्होंने जो है, क्योंकि अकबर तो बहुत पहले था, औरंगजेब तो बहुत बाद में आया था। ठीक है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, तो ये बहुत बाद हो गया। तो औरंगजेब जो है वो फिर शासनकाल में गैर मुसलमान जो प्रजा था, यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी जाति थे उन पर फिर से इन्होंने जो है जजिया टैक्स को, जजिया कर को लगा दिया। बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है। बादशाह जो भी होता है वो अपने प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है। प्रजा का मतलब जो उनका लोग है, जो उनका जनता है। ठीक है, जनता यानी कि प्रजा, तो वो जो है जनता का 4 तत्वों की रक्षा करता है। सबसे पहला धन, उनके बाद उनका जीवन यानी कि जन, उनके बाद उनका विश्वास यानी कि दीन, और उनका सम्मान यानी कि नामस। इसके बदले में वह आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्सा की मांग करता है। ठीक है, चीज आपको समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी राजा, कोई भी बादशाह होता है तो वो अपनी जनता का माल हो गया, जान हो गया, दीन हो गया, सम्मान हो गया, इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है। ठीक है, न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुणा बनाया गया। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसा क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल और सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि ऐसे दिखाए कि जहां पर सभी लोग दुर्बल हो, कमजोर हो या मजबूत हो, सभी लोग सद्भाव से रह सकते हो। ठीक, चलिए, तो आपको चीजें ये समझ में आ गई कि सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मुगल की राजधानी नगर, यानी कि मुगल का जो राजधानी नगर हुआ करता था, कभी आगरा, कभी दिल्ली, क्या क्या है इनको थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा देखिए अब कुछ कुछ इशू हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को घबराना नहीं है। थोड़ा सा इशू क्या हो रहा है, अभी हम लोग मुगल दरबार में थे, फिर पता नहीं पीडीएफ जो है वो नीचे आ गया। शाही परिवार है, उपार बेट तथा पदविया है, मुगल दरबार है एंड मुगल की राजधानी नगर है ना, हम लोग यहीं पढ़ने वाले थे। चलिए तो अगला टॉपिक आपका था मुगल की राजधानी नगर। ठीक है, देखिए मुगल की राजधानी नगर का मतलब हुआ कि जब मुगल यहाँ पर अलग अलग शासक यहाँ पर शासन की, ठीक है, तो अलग अलग शासन का राजधानी भी अलग अलग हुआ करता था। जैसे मुगल साम्राज्य का जो हृदय स्थल है उसकी राजधानी नगर था। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल क्या होता था, तो जो उनकी राजधानी होती थी उसी को मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल बोला जाता था, जहां दरबार लगता था। ठीक है, यहाँ पर जाने की जहां पर मीटिंग वगैरह होता था, सभा बुलाई जाती थी, जैसे आज के दिन पार्लियामेंट है, ठीक है, सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन वगैरह है, तो वैसे ही जो है दरबार लगता था उस वक्त में। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उनका राजधानी होता था, जहां दरबार लगता था। 16वीं 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दियों में मुगलों की राजधानी जो है वो बहुत तेजी से स्थानांतरित होने लगी, बदलने लगी। यानी कि एक अकबर का अगर यह है तो बाबर का कहीं और, हुमायूं का कहीं और, है ना, तो कुछ इस प्रकार का। बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि आप सबको पता ही है सबसे जो अंतिम युद्ध है, यानी जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था पानीपत का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर का जीत हुआ था और बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना करी। ठीक है, तो वही कहा कि जो लोदियों की, यानी कि जो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, तो उनका राजधानी उस वक्त में आगरा था, तो बाबर ने आगरा पर कब्जा कर लिया और अपने 4 वर्ष के शासन काल में अलग अलग जगह पर वो अपने राजसी दरबार लगाते रहे। यानी कि वो 4 साल के शासनकाल में अलग अलग जाकर के अपना दरबार वो लगाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा किले को बनवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों का लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, 1560 के दशक में अकबर जो है, क्योंकि 1556 में अकबर तो राजा बन गया, तो वो फिर 1560 के मतलब के दशक में जो है अकबर ने आगरा किले को बनवाया और फिर इसके आसपास के जितने भी क्षेत्रों के खदान थे उनसे लाए गए जो लाल बलुआ पत्थर था उनसे इनको बनवाया गया था। किसको? आगरा किले को। तो ध्यान रखिएगा, आगरा किला कब बनाया गया था? 1560 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, फैसला लिया। इसका कारण यह हो सकता है कि फतेहपुर सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका था। ठीक है, यानी कि 1570 में अकबर जो है वो फतेहपुर सीकरी में एक नया राजधानी बनाना चाहता है और इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि फतेहपुर सीकरी अजमेर को जाने सीधा सड़क पर स्थित था, जहाँ क्या शेख मुहिउद्दीन चिश्ती जो है उनका दरगाह उस समय तक एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा था और जो दरगाह है वहाँ पर लोग अक्सर जाया करते थे। तो इससे वो क्या अपने आप को इसीलिए हो सकता है कि वो सड़क पर बनाना चाहता था ताकि लोग उनको जाने, उनको पहचाने, है ना। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। कब? 1570 में। और फिर आगे देखिए, और मुगल बादशाहों का चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए शायद उसने सीकरी को राजधानी बनाया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने शायद सीकरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। ध्यान दीजिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। अकबर ने 1585 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए लाहौर को राजधानी बना दिया। इस तरह 13 सालों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी यानी कि निगरानी बनाए रखी। ठीक है, तो अकबर ने 1585 में जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर अधिक नियंत्रण में लाने के लिए जो है लाहौर को ये राजधानी बना दिया था। ठीक है, ज्यादा नियंत्रण हो इसलिए उन्होंने लाहौर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। और 13 सालों तक अकबर जो है इस सीमा पर बहुत ज्यादा निगरानी रखा। कितने सालों तक? 13 सालों तक। 1648 में राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। दरबार और सेना व राजसी खानदान आगरा से राजसी खानदान, दरबार खानदान, सेना खानदान और राजसी खानदान आगरा से नए निर्मित शाही राजधानी शाहनवाबाद वर्तमान दिल्ली चले गए। ठीक है, शाहनवाबाद एक नई तथा शाही शहर थी। शाहजहानाबाद जो है वो एक नई तथा शाही शहर थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार, वृक्ष भी थी तथा अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शाहजहानाबाद एक नई तथा शाही केंद्र था। और हम लोगों ने देखा मुगल दरबार के बारे में, थोड़ा सा मुगल की राजधानी नगर के बारे में। अब जो अगला आपका टॉपिक है वो है मुगल दरबार। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 3 में हम लोग मुगल दरबार से शुरू करेंगे और फिर उपहार, भेंट और पदवियाँ,
फिर आपका जो चैप्टर है वो लगभग से ये समाप्त हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इनके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा वो करवाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी ज्योग्राफी पॉलिटिकल वगैरह की भी क्लास चलती है, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग उनका भी क्लास कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।